18वीं तरमीम को खत्म करना हुकूमत का इरादा न था न है। हम 18वीं तरमीम में अपने स्टांस को नहीं बदलेंगे। कौमी यकजहती को सबूताश करने के अलावा इसके और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। नरेंद्र मोदी है, वो इतना डरपोक निकला, एकदम उसने सारा बंद कर दिया। फौज चौधरी, आपको मैं ये खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने एक बड़ा बोल्ड स्टेप्स लिए। मैं आपकी इजाजत से यहाँ अपना रेजिग्नेशन सबमिट करवाना चाह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूँ आपका मेज़बान शौकत पराचा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज फिर एक बार दोबारा मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालफत कर दी, बल्कि वज़ीर आज़म ने तो ये भी कह दिया कि जो लॉकडाउन लेकर आए उन्होंने जल्दबाजी में बिला सोचे समझे ये फैसला किया। इवन भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तो ताना दे दिया कि नरेंद्र मोदी बुज़दिल है, इसलिए उसने मुल्क को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। हालांकि उसी लम्हे जब वज़ीर आज़म ये बातें कर रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ऐलान किया कि लॉकडाउन को मज़ीद मिड मई तक एक्सटेंड किया जाता है। हुकूमत अपनी इत्तलात की टीम नहीं लाई है। डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान की जगह सेनेटर शिबली फराज को फेडरल मिनिस्टर बनाया गया और आसिम सलीम बाजवा को मुआवन खसूसी बनाया गया। इवन वज़ीर आज़म की प्रेस सेक्रेटरी शाहिरा शाहिद को तब्दील करके अब PIO लगाया गया है। क्या नई टीम हुकूमती पॉलिसियों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेगी, ख़ुसूसन जब हुकूमत अपनी पॉलिसीज़ को तब्दील ही नहीं कर रही। सिंध के साथ मसलसल वफाक ने एक टकराव की सूरत हाल रखी हुई है। हुकूमत नैब कवानीन में तरमीम के लिए नया ऑर्डिनेंस लाना चाह रही है और साथ साथ 18वीं तरमीम में भी तब्दीली के लिए बार बार बातें कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान जब खाली चेयरमैन PTI थे, वो टॉक शोज़ में आया करते थे, वो टॉक शोज़ को सुना भी करते थे, लेकिन अब वज़ीर आज़म के नज़दीक टॉक शोज़ की कोई अफादियत नहीं है, मीडिया की अफादियत नहीं है। तो फिर जो वजारत इत्तलात या वज़ीर इत्तलात का काम मीडिया और हुकूमत के दरमियान एक ब्रिज बनना होता है, फिर कैसे ब्रिज बनेगा? ये आज के हमारे मौज़ूआत हैं। मेहमानों का मैं तारफ़ करा देता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब, नून लीग की तर्जमानी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने वक्त निकाला, हमें ज्वाइन किया है। सरदार नबील गबोल साहब ने पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने वक्त निकाला। और नाजरीन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं PTI के मरकज़ी रहनुमा वज़ीर आज़म के तर्जमान जनाब नदीम अफजल चंद साहब, बहुत शुक्रिया चंद साहब, आप तशरीफ़ ले आए। सरदार नबील गबोल साहब, ये फरमाइए, क्या नैब और 18वीं तरमीम में तब्दीलियां हो सकती हैं? देखिए, नैब में तो शायद हो जाए, लेकिन 18वीं तरमीम का मैं नहीं समझता हूँ कि वो कर पाएंगे, क्योंकि 18वीं तरमीम जो है वो सिर्फ और सिर्फ सियासी बुनियाद पर PTI की हुकूमत तब्दील करना चाहती है। इस वक्त वफाकी हुकूमत अपने आप को बेबस समझती है, क्योंकि एक सिर्फ सूबा है जो सिंध है, वो समझते हैं कि ये हमारे गले बैठती है। क्योंकि जिस तरह हमने कोरोना वायरस का मुकाबला किया और जिस तरीके से लॉकडाउन से इमरान खान भाग रहे थे और कह रहे थे लॉकडाउन वो नहीं करेंगे, और बाद में सिंध हुकूमत को फॉलो करते हुए वज़ीर आज़म तो आज भी कह रहे थे कि बगैर सोचे समझे लॉकडाउन किया गया है। देखिए, वज़ीर आज़म ये सियासी एक उनकी मुखालफत है कि वो सिर्फ एक मुखालफत, क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो ये बातें कर रहे हैं। इस लॉकडाउन के वजह से कम हमें ये तो हम कह सकते हैं कि हमारा रेशो पाकिस्तान में सबसे कम है वायरस का, जबकि कराची की आबादी 3 करोड़ की आबादी है। उसके बावजूद अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम समझते हैं कि हमने कंट्रोल किया हुआ है इस वायरस को। जहां तक 18th अमेंडमेंट की बात है, देखें 18th अमेंडमेंट में अगर हम दोबारा 18th अमेंडमेंट लेकर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई, हम लेकर आए 18th अमेंडमेंट को खत्म करके, ये सूबों को तो वैसे ही कोई अहमियत देते नहीं है। सिंध सूबे का फंड इन्होंने रुका हुआ है। इस कोरोना वायरस के अंदर हमें कोई भी वफाक से कोई सपोर्ट नहीं मिला। अगर सिंध का ये 18th अमेंडमेंट नहीं होता, अगर हम खुद मुख्तार नहीं होते, तो पता नहीं हम जो है शायद यानी कितने हजारों की तादाद में लोग मर जाते इस कोरोना वायरस के लिए। लेकिन इसके अलावा आप देखें, तालीम है,
आप देखें कि हेल्थ है, ये सब कुछ सूबे के पास है, तो हम कुछ कर पा रहे हैं। ये चीज जो है ना वफाकी हुकूमत खत्म करना चाहती है, पावर खत्म करना चाहती है। हम डिवैल्यूएशन ऑफ पावर चाहते हैं कि उसको नीचे के लेवल तक, यूनियन काउंसिल के लेवल तक लेकर आए। ये चाहते हैं कि सिर्फ इनके पास इनकी मोनोपोली हो और सिर्फ वफाक तक रहे और एक प्राइम मिनिस्टर तक सारे पावर रहे और चीफ मिनिस्टर जो है वो सारे चलो इधर रुकिएगा सरदार साहब। जनरल साहब, सूबों और वफाक या इस वक्त सूबे यानी सूबा सिंध और वफाक की बात हो रही है। आज भी सेनेटर फैसल जावेद का बयान आया, चूंकि वजीर आजम के बड़ा करीब हैं तो इसलिए पीटीआई की, ट्रू पीटीआई की वो तर्जमानी करते हैं। उन्होंने कहा कि सूबों और वफाक के बीच ब्लेम गेम तो नजर आ रहा है, अवाम कहीं नहीं नजर आ रहा है। इसलिए 18वीं तरमीम को अगर देख लिया जाए, सियासी जमातें बैठ के बात कर लें, तो इसमें मुज़ायका क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पराचा साहब, बुनियादी तौर पर जिस चीज़ को देखने की ज़रूरत है वो ये है कि 18वीं तरमीम किसी एक जुमायत का लाया हुआ नहीं था। मैं सरदार नबील गबोल साहब से इस बात पर इत्फाक नहीं करता हूँ। वो कि हुकूमत उनकी थी, उनके दौर में आया, उस तरह क्रेडिट उनको जाना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान के पार्लियामेंट में जहाँ पर 452 लोग थे, 342 कौमी असम्बली के और सेनेट के सारे 104 मिला के तकरीबन 400 साढ़े 400 आदमियों ने मिल के यकजुबान होके तमाम के तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक हो गए जो कुछ दिया गया है 18वीं तरमीम में। नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरी बात करना बहुत ही ज़रूरी है वो ये है कि इस वक्त मुल्क के तूल व अर्ज़ में कहीं पर भी एक शख्स भी ऐसा नहीं है जिसने 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ कोई बात की हो या उन्होंने ये ज़रूरत महसूस की हो कि उस पर कोई तब्दीली लाने की ज़रूरत है, उसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, सवाए हुकूमत की एक बेवक्त रागनी के जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की पिछले 2 दिनों में। जबकि इस वक्त मुल्क फंसा हुआ है कोरोना के वबा में। इस वक्त चाहिए तो ये कि पूरी की पूरी कौम यकजुबान हो, पूरे के पूरे 18 करोड़ कोरोना और कोरोना के खिलाफ बात करें, रब के हजूर गड़गड़ाएं, दुआएं करें, मिन्नतें करें, समझते करें कि या अल्लाह इस अजाब को उठा दे ताकि लाइफ नॉर्मल हो जाए। ऐसे वक्त में एक ऐसे सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर लेना जिसकी पॉपुलरिटी की ये लेवल है कि एक शख्स भी पूरे मुल्क में ऐसा नहीं है जो इसकी शिकायत करता हो, तो ये बात समझ नहीं आती है कि हुकूमत किस बात से तवज्जो हटाना चाहता है, क्यों एक नई चीज़ उसने इंट्रोड्यूस किया। आपके ख्याल में किससे तवज्जो हटाना चाह रहे? वो तो कहते हैं ना कि मरकज बेबस हो गया, मरकज के पास पैसे नहीं रह गए, मरकज से पैसे सारे सूबों के पास चले जाते हैं और सूबे फिर जिम्मेदारी नहीं लेते। वहां पर भी वो सच नहीं बोलते हैं फराचा साहब, वहाँ पर भी सच नहीं बोलते हैं। बोलने की जब बारी आ जाती है तो बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट्स के और फिर कहते हैं कि इक़्तिदार सूबों मरकज़ से सूबों के पास चला गया और सूबे ने सूबाई हेडक्वार्टर में उसको रखा और उसको ट्रांसफ़र नहीं किया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में। भाई अगर सूबे की हुकूमत है, सूबे के नुमाइंदे हैं, सूबे के लोग हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट्स के या लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में सोचना, अपने अवाम के बारे में सोचना उनकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। फ़र्द वाहिद की या एक ग्रोह की या हुकूमत की ज़िम्मेदारी जो कि इस्लामाबाद में बैठे सब का दर्द उनके जिगर में हो और बाकी किसी के जिगर में किसी किस्म का कोई वो ना हो, तो ये मेरे समझ नहीं आती है। ये सब कुछ चले ये पूछ लेते हैं चंद साहब बैठे हैं, वज़ीर आज़म के तर्जमान हैं, वज़ीर आज़म के तर्जमान है, पूछ लेते हैं कि ये जिगर का दर्द जो है, कहते हैं पहली बात तो ये बेवक्त की रागनी है कि तवज्जो उधर ही होनी चाहिए, मसलसल उधर होनी चाहिए। ये कहाँ से निकल आई है ये बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें राजा साहब, मेरे ख्याल में बिल्कुल प्रायोरिटी नंबर 1 कोरोना है। कोरोना का रिलीफ पैकेज है, खा वो एहसास प्रोग्राम हो, खा वो छोटा कारोबार स्कीम हो, छोटे जो SMEs बिज़नेस हैं, खा वो एग्रीकल्चर हो, खा लेबर हो, उनको रिलीफ देना ही प्रायोरिटी है। लेकिन क्योंकि पार्लिमानी निज़ाम है, सियासी हुकूमत है और जमहूरियत है इस मुल्क में, और 1973 के बाद कितनी अमेंडमेंट्स हुई, कोई नहीं कह रहा कि कोई 18वीं तरमीम को कोई गाली दे रहा है, गाली कोई नहीं दे रहा। इस अब 2-3 साल, कितने साल हो गए 18वीं तरमीम को? 7-8 साल हो गए। 7-8 सालों में अब ये तो बैठ के डिबेट होनी चाहिए
कि किन किन डिपार्टमेंट्स में 18वीं तरमीम की वजह से फ़ायदा हुआ, किन की वजह से नुकसान हुआ। पार्लियामेंट बेस्ट फोरम है डिबेट का, पॉलिटिकल पार्टीज डायलॉग के लिए बेस्ट फोरम है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जमहूर पार्लिमानी निज़ाम में अगर क्या है कि अब अचानक बात आ गई कि इसको रिकंसिडर किया जाए या डिबेट की जाए। देखें मेरी बात सुने, अब इस मॉडल में मैं समझता हूँ, मैं हालांकि जब 18वीं तरमीम पास हुई थी तो मैंने खुद इसको वोट दिया था जी, आप मेंबर थे, आप लेकिन इसके ऊपर डिबेट नहीं हुई थी उस वक्त भी। आज भी बात चीज़ें ऐसी हैं जो ईमानदारी के साथ, मैं समझ लेबर डिपार्टमेंट, आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेबर्स हैं, एक वफाक का महकमा है UBI वर्कर वेलफेयर फंड है, सूबाई महकमे है, लेबर डिपार्टमेंट है, सोशल सिक्योरिटी का उसके अंदर डिपार्टमेंट है। किसी के पास मुकम्मल जो रजिस्टर्ड लेबर है वो तो है, नॉन रजिस्टर्ड लेबर का डाटा ही कोई नहीं किसी के पास। लेबर्स के लिए हॉस्पिटल भी हैं, लेबर्स के लिए कॉलोनियाँ भी हैं, कोई मरकज मैनेज कर रहा है, कोई सूबा मैनेज कर रहा है। जब ये महकमा मरकज के पास था, डेटा तो उस वक्त भी नहीं था। देखिए मैं अब 7 सालों में इस पे मजीद तेजी से काम होना चाहिए था ना, हमने आगे तेजी के साथ चलना है। ये किसी एक हुकूमत का बात यह है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब वापडा के अंदर इश्यूज हैं, बाज़ जगह पे गैस पाइपलाइंस के अंदर इश्यूज हैं। अब सूबे सिंध सूबा एक गैस पाइपलाइन का NOC रोक के बैठा हुआ है SSG का। इस तरह क्वेटा में बलूचिस्तान में ट्यूबवेल्स का कनेक्शन का इशू है। पानी देना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, बिजली का बिल वफाकी हुकूमत दे रही है, NFC वार्ड सूबों के पास पैसे जा रहे हैं। लेकिन बलोच साहब मेरे सेकंड करेंगे, जो उनका दूर दराज का ज़िला होगा क्या उसको उतने पैसे मिल रहे होंगे जितने वफाक से बलूचिस्तान को मिल रहे हैं या सूबे क्वेटा को मिल रहे हैं, हेडक्वार्टर से नीचे या जितने लाहौर को मिल रहे हैं, क्या उतने बिहाड़ी को या खानेवाल को मिल रहे हैं, खानेवाल को, मंडी बाउद्दीन को, क्या चकवाल को उतने पैसे मिल रहे हैं? ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। और पॉलिटिकल क्लास या असम्बली इसका बेस्ट फोरम है, इसमें कोई कबात नहीं है, कोई गाली नहीं है। कोई कहे कि इसके ऊपर डिबेट करें, मैं कहता हूँ हर वो इशू जिस इशूज के ऊपर किसी एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को भी एतराज हो वो डिबेट असम्बली में होना चाहिए। एतराज है किसको? देखिए इसमें मैंने 18वीं तरमीम पर एतराज किसको है? मैं आपको मैंने चीजें बताई है ना, यही एतराज है। भाई किधर है असेंबली, कहाँ पे ऐसा कौन सा सर ये अब बलोच साहब मसला क्या है? अपोजिशन के पास रिक्वेजिशन करने का भी इख्तियार है, अपोजिशन के पास सेनेट की मेजॉरिटी है, अपोजिशन आप सिर्फ हुकूमत को तो नहीं ताना दे सकते ना। मसला इस वक्त जिंदगी का पड़ा हुआ है कि तो यही इस वक्त प्रायोरिटी नंबर 1 होना है, भूखा मरेंगे खुद सुबह शाम। लेकिन आप हेल्थ फैसिलिटीज ले लें, आप हेल्थ फैसिलिटीज ले लें, सारी इम्प्लीमेंटेशन, सारे हॉस्पिटल्स की मैनेजमेंट, सारा हेल्थ सेक्टर वो सूबों की जिम्मेदारी है। जवाब दे आप वफाकी हुकूमत को। और चंद साहब, और वो सूबाई असेंबली किधर गई जहां पर खारान के बारे में सोच विचार करना चाहिए? ये चले जनरल साहब मैं ब्रेक ले लेता हूं, सही फंड मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? जनरल साहब ब्रेक का वक्त हुआ है, नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे। यही तो मेरा आज का सब्जेक्ट है कि हुकूमत है, हुकूमत की पॉलिसी है या हुकूमतें हैं पाकिस्तान में। एक सूबे में अपोजिशन की गवर्नमेंट है, सूबा सिंध की बात कर रहा हूं, वफाकी हुकूमत ने अपनी टीम चेंज की है, क्या फर्क पड़ेगा उससे? ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नादरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं वफाकी हुकूमत और सूबे में जब हम बात करते हैं तो अल्टीमेटली सिंध सूबे की बात आती है, क्योंकि बाकी सूबों में तो PTI की अपनी गवर्नमेंट है। सरदार नबील गबोल साहब, डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा चली गई, वजीर आजम साहब ने आज वो कॉमसेट्स गए, वहाँ पर उन्होंने फवाद चौधरी साहब की बड़ी तारीफ़ की, हालांकि खुद ही उन्होंने निकाला था वजारत इत्तलात से, और वजीर आजम कह रहे थे कि बड़ा रिफ्रेशिंग माइंड है इनका। जिन इश्यूज़ की हम बात कर रहे थे कि वफाकी हुकूमत का पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन नहीं हो सका या लोगों में उस बात को सुनने के लिए कहने वाले की अपील नहीं थी, अब शिबली फराज साहब, आप जानते हैं उनको, सारे आप जो मेहमान हैं आज जानते हैं मेरे शो में, वो कामयाब हो सकते हैं, हुकूमत का इमेज वाकई बेहतर हो सकता है नई टीम के साथ। अव्वल तो मैं पहली दफा इमरान खान की तारीफ करूंगा कि उन्होंने 18 महीने में पहला अच्छा काम उन्होंने का मान को हटाया, और मैं समझता हूँ कि PTI के लोग भी बहुत खुश हैं
और इमरान खान की एक और आदत मैं बताऊं जो नदीम अफजल चंद को शायद नहीं पता होगा, इमरान खान जिसको बहुत ज्यादा सर पे चढ़ाता है उसी को बहुत जल्दी नीचे गिराता है। तो उसकी मोहब्बत भी खतरनाक है, उसकी दुश्मनी भी खतरनाक है। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये जो नई टीम आई है, जी हाँ, नई टीम के अंदर वाला जो है पॉलिसी, और नई टीम जो है वो खासकर आप लोगों को, मीडिया वालों को, और आप लोग के जो एंकर्स है, आप तो नहीं लेकिन बहुत सारे एंकर्स हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर हाउस बुलाकर भी जो है आंखें दिखाई गई, और फिर जो है बाद में मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से जो बातें हुई हैं और फिर उनको माफी मांगना पड़ा, ये सारी चीजें मैं समझता हूँ इस पीटीआई की हुकूमत जो है वो आई भी है मीडिया की वजह, मीडिया लेकर आई है पीटीआई की हुकूमत को, और मीडिया जब पीटीआई के खिलाफ हो गई तो फिर इन्होंने ये सोचा कि यार अब इनको किस तरीके से दोबारा अपनी तरफ करें। तो ये मैं समझता हूँ कि क्या फिर नई टीम कामयाब हो सकेगी? नई टीम जो है, शिबली फराज साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा साहब हैं। मैं नहीं समझता। देखिए, शिबली फराज साहब जो है ये जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है ना, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के लिए आपको इंफॉर्मेशन साइड का ही बंदा जो है वो ज्यादा जो है ना आपके काम आ सकता है। मैं समझता हूँ कि दोनों बहुत शरीफ जो है, आसिम बाजवा साहब जनरल, साबिक जनरल हैं, उन्होंने एज DPI SPR बहुत जबरदस्त वंडर्स किए हैं, लेकिन वो मिलिट्री के जो स्पोक्समैन है वो सिविलियन स्पोक्समैन के जैसा काम नहीं कर सकते हैं। मिलिट्री स्पोक्समैन का जो है स्टेटमेंट कुछ और होता है, उनकी पॉलिसीज कुछ और होती हैं, और सिविलियन जो स्पोक्समैन है उसकी पॉलिसी कुछ और होती है। इसी तरह नदीम अफजल चंद और जनरल आसिम बाजवा के दोनों को मिला ले एक साथ, के दोनों में क्या फर्क है, तो वो फर्क वाज़े आपको नजर आएगा। मैं समझता हूँ कि शिबली फराज चूंकि एक फेडरल मिनिस्टर है, उनका ओहदा फेडरल मिनिस्टर का है, और जनरल आसिम बाजवा, पहले तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि उन्होंने एक छोटे से पोस्ट कबूल की है जो कि एक स्पेशल असिस्टेंट का है, जो कि स्टेट मिनिस्टर का भी दर्जा नहीं दिया गया उनको, लेकिन उनको लाया गया खास मकसद के लिए। वो मकसद अभी तक कुछ बातें हो रही हैं लेकिन अभी वाजे नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता है कि ये चल पाएंगे। मुझे लगता है कि दोबारा 6 महीने के बाद जो है ये चेंजेस लानी पड़ेगी। चले इधर रुकिएगा चंद साहब, पहले तो वो कह रहे हैं कि पीटीआई भी बड़ी खुश है इस तब्दीली से। कौन कौन खुश है डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान के जाने से? इतनी बड़ी बात कर दी। ये प्राइम मिनिस्टर का राइट है, कैबिनेट उनकी टीम होती है, जिसको मर्जी चूज करें, ठीक है, वो दुरुस्त है बात। बाकी किसको खुशी है किसको नहीं, ये आप टेस्ट करवा लें कोई लैब से, मुझे नहीं पता, मैं इसके ऊपर राय नहीं दूंगा। आखिर हमारी कुलीग रही हैं, मैं इसके ऊपर राय नहीं दे सकता। लेकिन हालांकि कैबिनेट में आपके ऊपर तनकीद किया करती थी, मुझे मेरे सोर्सेज से मुझे कंफर्म है, वो मुझे याद है आपके बारे में एक काबीना मीटिंग में उन्होंने कहा कि ये अपनी दोस्तियां पालते रहते हैं। वजह क्यों हुई, क्या हुई उनको हटाने की? देखें, उनकी वजह अभी सच्ची बात है जो मीडिया पे आई है वो तो और वजह आई है। कल मेरी उनसे टेलीफोन पे बात भी हुई। अच्छा, आपने कॉल की? मैंने कॉल भी की उनको, मैंने पूछा, मैंने कहा क्या वजह क्या है, तो उसके ऊपर वो और वजह बताती हैं। उन्होंने क्या बताई? चलो वो मेरे और उनके दरमियान राज है, वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो और वजह बताती हैं। इसलिए अभी पीएम साहब से मुलाकात होगी तो वहाँ डिस्कशन जरूर, अच्छा, खबर तो आ जाती होती है, छुपती नहीं होती। वो और वजह बताती हैं, यानी आपको सही वजह का पता है, जो उन्होंने बताई वो वजह नहीं है। वजह है क्या फिर? नहीं, जो भी वजह है मैं नहीं बता सकता इस वक्त, लाइव नहीं बता सकता, फिर कभी बताऊंगा। फिर तो ये जो हम समझते हैं वही वजह है जो आप नहीं, आप बता नहीं कहता हूं, सकते। ये प्राइम मिनिस्टर का राइट है, वो जिसको मर्जी बनाए। शिबली फराज साहब बड़े जेन्युइन आदमी हैं, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बड़ा वेल अक्रॉस द बोर्ड रिस्पेक्ट है, और मैं समझता हूँ उसकी तकरीर को बड़ी अप्रिसिएशन मिली है। हर बंदे ने, हर अपोजिशन पार्टी ने भी, हर मीडिया के सेगमेंट, तमाम मीडिया ने भी, और इस वक्त जो मीडिया और हुकूमत के दरमियान जो खलीज थी ना, उसको मैं समझता हूँ शिबली जैसा बंदा ही पुर कर सकता है। और जनरल आसिम साहब का भी मैं देखा है कि उनका एंकर्स के साथ, मीडिया हाउसेस के साथ बहुत अच्छा लाइजान है, पर्सपेक्टिव पहुंचाया है उन्होंने। तो वो उस हवाले से अब मेरे ख्याल में ये हुकूमत से ज्यादा ये आप मीडिया के लिए भी खुशी की बात है कि 2 ताकतवर लोग अब इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में आ गए
और मीडिया हाउसेस भी ताकतवर हैं। एक साइड पे हुकूमत होती है, हुकूमत और मीडिया हाउसेस के दरमियान डील के पुल का किरदार अदा करना वो कमज़ोर पुल नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ पहले कमज़ोर पुल थी जिसकी वजह से इख्तलाफात हुए। अब पुल मजबूत होगी तो मेरे ख्याल में इख्तलाफात भी कम होंगे और आपके ग्रीवेंसेस भी, हुकूमत के ग्रीवेंसेस भी बेहतर तरीके के साथ हल हो जाए। लेट्स सी जनरल साहब, ये क्या वजह है जो सरदार नबील गबोल साहब बात कर रहे थे कि बड़ा मुश्किल होता है वज़ीर इत्तलात के लिए। यानी मैं अगर गिनूँ फॉर एग्जांपल तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ जावेद जब्बार आए थे, सेनेटर हुए थे, निसार मेमन साहब थे, फिर मोहम्मद अली दुरानी साहब थे, कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं बना था। फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, शहरी रहमान साहिबा वो हट गई, कारा साहब भी हट गए थे, डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान उधर बनी थी। फिर नून लीग की आपकी हुकूमत आई, सेनेटर परवेज़ रशीद डॉन लीग्स की वजह से हट गए। उनके बाद फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा रहीं, तारिक अजीम साहब थे, उनके साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं हुआ था। अभी फवाद चौधरी आए, हट गए, डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान आई, हट गई। ये क्या मसला होता है? पराचा साहब, मेरी राय अपने बाकी दो दोस्तों से कदरे मुख्तलिफ है। जी प्लीज। मैं ये नहीं समझता हूँ कि फिरदौस आशिक अवान साहब इतनी ख़राब थी कि जिसके लिए बगले लोग बचाएं और खुशियाँ मनाएं कि उसको हटाया गया तो बहुत अच्छा कदम उठाया गया। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट को पूरा 1 साल जिस तरीके से वो पेश करते रहे, तो जब वो उसको बर्दाश्त किया जाता रहा। खान साहब को पूरे 12 महीने में एक दिन भी ख्याल नहीं आया कि उसको दाएं करें या बाएं करें या उसके तर्ज को तब्दील करने के लिए उसको कोई हिदायत दे। कोई ऐसी बात सामने नहीं आई और वो अपना काम जिस तरीके से एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का बड़ा अनपॉपुलर काम होता है उसको वो करते रहे। क्यों अनपॉपुलर होता है जनरल साहब? मैं यही तो पूछ रहा हूं सर। मैं ये आप अगर मुझे बोलने देंगे तो मैं कर लूंगा। अनपॉपुलर इसलिए होता है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे तर्ज हुकूमत में ये बात जरूरी होता है कि हुकूमत की हर बात को सच साबित करने की कोशिश की जाए और ये जिम्मेदारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के ऊपर डाली जाती है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के ऊपर डाली जाती है। सच है, झूठ है, सही है, गलत है, हुकूमत की पॉलिसीज को डिफेंड करना, उसको बहुत अच्छी तरीके से पेश करना और ऐसे तरीके से पेश करना कि अवाम में वो पॉपुलर हो और लीडर की प्रोजेक्शन सही तौर पर की जाए। और इस मामले में मेरे ख्याल में अपने इस्तिताअत के मुताबिक इस खातून को आजमाया जाता रहा है। पीपल्स पार्टी ने आजमाया, फिर बाद में वो दरमियान में उन्होंने भी अलहदा कर दिया। फिर खान साहब को बड़े अच्छे लगे, उन्होंने भी काफ़ी अरसा पूरा 12 महीने किसी किस्म की शिकायत उन्होंने उसके लिए सामने नहीं लाया। सडनली ये चेंज आया। अभी इस चेंज के बारे में मैं कहूँगा, ये शबली फराज साहब बहुत ही शरीफ आदमी है और मेरे ख्याल में मैं माफ़ी मांग के उनसे माफ़ी मांगूंगा, उनकी पार्टी से और इवन खान साहब से कि ये उनका कप ऑफ टी नहीं है। वो गैर ज़रूरी तौर पर और जो भी राइट या लेफ्ट जो कुछ भी हो, हुकूमत के व्यू पॉइंट को सच साबित करना उनके लिए आसान नहीं होगा। उनकी ब्रीडिंग ऐसे नहीं हुई है, उनकी तरबियत ऐसी नहीं है, उनकी इल्मियत ऐसी नहीं है, उसकी बैकग्राउंड उनकी ऐसी नहीं है कि झूठ को भी करने की कोशिश करें और सच को बढ़ा चढ़ा के आसमान पे ले जाएं। दूसरी बात, जो उनको टीम दी गई है और उनके साथ जो जनरल साहब को अटैच किया गया है, जनरल साहब ने बहुत अच्छा काम किया था ISPR में। वहाँ पर उसको स्पेशल एडवांटेज था। वो लोग जो उनके नीचे काम कर रहे थे वो मैनुअल ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री लॉ के तहत थे और वो हर वो चीज़ जो वो उनको बताते थे, हर वो इनपुट जो वो चाहते थे, वो आराम से तैयार करके उनको पेश किया जाता था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कंप्लीट कॉन्फिडेंस उनके ऊपर था और पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जो पॉलिसी ओवरऑल जो उन्होंने समझा था उसके मुताबिक वो कार्रवाई करते थे। यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर कहाँ पर शिबली फराज ख़त्म होगा और कहाँ पर आसिम बाजवा टेक ओवर करेगा। आसिम बाजवा के पास रिसोर्सेज क्या होंगे? क्या वो इतने ही इंडिपेंडेंट होंगे जितने ISPR में थे कि अपनी ड्यूटीज को उस तरह से अंजाम दे सकें जैसे? जनरल साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने उठाया है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मुझे जनरल साहब ब्रेक लेने में आप ही से शुरू करूंगा, नाजरीन ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, जनरल साहब रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ भी
शिबली फराज साहब के बारे में इंप्रेशन कोई खुद जनरल साहब फरमा रहे हैं नेगेटिव नहीं है, जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से भी क्लीन चिट है सो फार। तो ये तो बताते खुद फिर अपोजिशन के लिए चैलेंज होना चाहिए कि दो नीट एंड क्लीन लोग आए हैं हुकूमत की तर्जमानी करने के लिए। ये हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, ये अपोजिशन के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। जनरल साहब, आप बात दुरुस्त फरमा रहे थे कि जब वो DGISPR थे, पूरा स्ट्रक्चर, पूरे रिसोर्स उनके अंडर थे और वो DGISPR पाक फौज के तर्जमान होते हैं। वो जो कुछ कह रहे होते हैं वो ऑन बिहाफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान कह रहे होते हैं, पाकिस्तानी अफवाज के तर्जमान हैं। लेकिन इंसान जब इतना अरसा फ्रंट पे रहता है, उसकी वीकनेसेस भी सामने आती हैं, उसकी स्ट्रेंथ भी सामने आती हैं। चाहे सेनेटर शिबली फराज साहब हों, चाहे आसिम सलीम बाजवा साहब हों, अभी तक उनका पॉजिटिव इमेज है। इस प्रोग्राम में भी हम सारे इसी कंसेंसस पे हैं कि शिबली साहब बड़े अच्छे आदमी हैं। तो ये तो चैलेंज फिर अपोजिशन के लिए होना चाहिए कि अब बात सुनी जाएगी, क्रेडिबल लोगों की, लोगों तक पहुंचेगी क्रेडिबल आवाज। अपोजिशन बहुत खुश होगी, उनके लिए गालियां नहीं होंगे, उनके लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, उनके लिए गैर ज़रूरी किस्म के आर्गूमेंट सामने नहीं लाएंगे। अपोजिशन ये चाहेगी, लेकिन हमारे तर्ज हुकूमत में ये चीज़ आन नहीं है। हमारे तर्ज हुकूमत में लताड़ परेड है। अपोजिशन को इस तरीके से लताड़ा जाए, ऐसे पेश किया जाए कि न उनमें हुब्बुल वतनी है, न उनमें ईमानदारी है, न उनमें काबिलियत है हुकूमत चलाने की, न अपोजिशन में रहने की। ये हमारा तर्ज है। इस बात को यहाँ पर छोड़ते हुए दोबारा मैं उस पार्ट पे चला जाता हूँ, शिबली फराज साहब और आसिम बाजवा साहब के इख्तियारात के तकसीम के बारे में। कहाँ पर ख़त्म होगा शिबली फराज साहब का डोमेन और कहाँ से आसिम बाजवा टेक ओवर करेगा? ये दो इंडिपेंडेंट लोग हैं और वो हर एक का इनका आपस में चलना, इसको एक ताल और मेल जो पैदा होने की ज़रूरत है गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट को प्रोजेक्ट करने के लिए, उसकी जो प्रैक्टिकलिटी है मुझे उसमें मसले नज़र आते हैं। और उसमें मसले नज़र आने की वजह से आसिम बाजवा को लाया इसी मकसद के लिए है कि बहुत बोलें, बहुत कुछ करें, जिस तरह आर्म फोर्सेस के लिए करते थे। लेकिन जब रिसोर्सेज की बात आएगी, इख्तियार की बात आएगी, कुव्वत की बात आएगी, वो न मिनिस्टर हैं, न उसके कोई इख्तियार हैं, न कुछ भी नहीं है। वो कुछ भी नहीं सकता है। वो कान में कान पूसी कर सकता है, वो लिख के दे सकता है शिबली फराज साहब को कि क्या बोले और क्या ना बोले, और जो वो बोलना पड़े चाहेगा वो बोलेगा। और जहाँ पर कोई डिसओबीडियंस करने की कोशिश करेगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके लिए उसको शिकायत करना पड़ेगा शिबली फराज साहब को कि मेरी बात ये नहीं मानी गई, मुझे ये इनपुट इस तरीके से नहीं पेश किया गया। चले ये डायकोटमी है, अभी क्लियर होगी जनरल साहब, डायकोटमी है। इधर रुकिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल उन्होंने उठाए। मसलन नदीम अफजल चांद साहब तर्जमान है वजीर आजम के, उसके बाद शिबली फराज साहब फुल वजीर हैं वो इतलात के, आसिम बाजवा साहब वो मुआमन खसूसी हैं, डॉक्टर शहबाज गिल साहब भी वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हैं। वो जब भी सिंध हुकूमत के खिलाफ कोई बात कर रहे होते हैं वज़ीर आज़म हाउस से बात जा रही होती है। ये जो तकसीम का बात है, जनरल साहब कह रहे हैं कि किसका अख्तियार कहाँ शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है। कैबिनेट का आर्म मिनिस्टर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है और उसकी हर बंदा स्पोक्स पर्सन भी है। और रहेगी बात इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की, मैं आपको इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में मसलन आप एक्सपोर्ट पे बात नहीं कर मैं बताऊं, मेरी बात सुने। अब इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की आप बात करते हैं, वहाँ जिस तरह DGISPR ने एक ISPR को एक इदारा बनाया, अब हम चाहेंगे कि PID हो गया, आपका PIO का ऑफिस हो गया, आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में और बहुत सारे ऑफिस हैं जो रिसर्च बेस भी हों, जिस तरह एक PTV है, जिस तरह रेडियो पाकिस्तान है, बहुत सारे इदारे हैं। शिबली फराज साहब पार्लियामेंटेरियन है, वो सेनेट, कौमी असम्बली, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वो सारी पॉलिसी ओवरऑल वो देंगे, नैरेटिव हुकूमत का लेके चलेंगे। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे जो इदारों की रिफॉर्म्स है उसमें बाजवा साहब सपोर्ट करेंगे। ये क्लियर किया गया, हर चीज़ क्लियर है, ये बता दिया गया, हर चीज़ कॉमन सेंस की बात है। मैं आपको बता रहा हूँ, कॉमन सेंस की बात है, एक टीम वर्क होता है।
इसमें कोई SOPs लिखने की ज़रूरत नहीं है कि इस कमरे में शिबली साहब नहीं दाखिल हो सकते या इसमें बाजवा साहब नहीं दाखिल हो सकते, ऐसी कोई SOP नहीं चंद साहब, इससे चीजें बढ़ के हैं। मसलन अब आटा चीनी स्कैंडल आया है, आपके अपने लोगों पार्टी के रहनुमाओं की बातें हैं, क्या शिबली फराज साहब, आसिम बाजवा साहब उनके खिलाफ बोलेंगे, यानी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? क्या करेंगे? नहीं, ये चैलेंजेस प्रैक्टिकल आएंगे। जो ये आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, ये बाहर लाया कौन है? ये हुकूमत लाई है, वो तो उसको ओन करेंगे, मैं उसको ओन करूंगा। ये हुकूमत खुद स्कैंडल लाई है, ये पुराने स्कैंडल चलते आ रहे हैं कई सालों से। एक पॉलिसी गलत चलती आ रही है, वीट की हो, शुगर पॉलिसी हो। ये रिपोर्ट एक्सटेंड क्यों? फ्रांसिक ऑडिट हो रहा है। फ्रांसिक ऑडिट के लिए वज़ीर आज़म ने खुद 25 की बात की थी, 25 गुजर गए। फ्रांसिक ऑडिट, आप इस पे हुकूमत को क्रेडिट दें कि पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम हुआ है, ताकतवर लोगों की इंक्वायरी का किसी ने सोचा है, कुछ इंक्वायरी हुई है। अब अल्लाह करे अपने ही निकले हैं ना चंद साहब, देखें कोई भी निकला हो। मैं कहता हूँ ये तो बात, ये एक बात सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है आपका। प्राइमरी क्वेश्चन ये है कि हुकूमत ने कोशिश तो की, फ्यूचर पे लाएअमल तय होगा, शुगर पॉलिसी आएगी, किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से, हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से, टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सपोर्ट चीनी कितनी करनी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपोर्ट कितनी करनी है या नहीं करनी, रेगुलेटरी ड्यूटी रखनी है या नहीं रखनी, गन्ने को क्या हमारा कौमी फसल हमने गन्ने को बनने देना है या कॉटन को ही रहने देना है या दूसरी फसलों को बनाना है, ये एक जनरल डिबेट है। सारी इस एक इंक्वायरी में ये सारी पॉलिसी आ जाएगी। सरदार साहब, वजारत इत्तलात या वजीर इत्तलात, देखे वो पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान का इमेज उन्होंने बढ़ाना है, पाकिस्तान के रोशन जो चेहरा है उसको दिखाना है। लेकिन हमारे यहाँ जैसे जनरल साहब फरमा रहे हैं या आप भी फरमा रहे थे कि चीज़ें ऐसी गुडमुड होती हैं, वो क्लियर नहीं होती। अब जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब का एक बैकग्राउंड है, जो मैं पहले भी गुजारिश कर रहा था, रियासत पाकिस्तान की नुमाइंदगी की उन्होंने, और उनके दौर में कोई ऐसा तनाज़ा भी नहीं हुआ। इससे पाकिस्तान तो फ़ायदा उठा सकता है ना, उनकी मौजूदगी कैबिनेट में या वज़ीर आज़म हाउस में, वो मुआवन खसूसी हैं वज़ीर आज़म के। देखिए, अव्वल पहले तो मैं इस बात को, मैं जो चंद साहब कह रहे थे, मैं समझता हूँ बिल्कुल सही कह रहे थे, क्योंकि एक तो इनको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इलेक्टेड चाहिए था जो पार्लियामेंट का मेंबर हो, वो उन्होंने शिबली फराज को लेकर आए। दूसरा, उनको एक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसा फेस चाहिए जो इलेक्टेड है, वो शिबली फराज। फेस शिबली फराज का होगा, लेकिन पॉलिसीज जो सारे हैं वो जनरल आसिफ बाजवा साहब बनाए। आपने कहा कि वो जिस इदारे में थे वो फुल अथॉरिटी उनके पास थी, फुल पावर थी उनके पास। यहाँ भी आखिर वो आए हैं तो बहुत सोच समझ कर आए हैं। उन्होंने ये फैसला अगर किया है कि वो चेयरमैन सीपैक के होते हुए, फॉर्मर DG ISPR होते हुए, एक छोटी सी पोस्ट है स्पेशल असिस्टेंट की, उसमें अगर वो आए हैं तो बहुत सोच समझ के आए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये काफी दिनों से बातचीत हुई, 1 महीने से चल रही थी, और वो पहले तैयार नहीं थे इस पोस्ट पे आने के लिए। लेकिन कौमी मफाद, जिस तरह आपने कहा, क्योंकि वो जानते हैं कि मीडिया पॉलिसी किस तरह बनानी है, उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं आप लोगों से, जो एंकर्स हैं, टॉक शोज वालों से, जिसमें PTI की हुकूमत की मुखालफत होती है, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह हैंडल करना है टॉक शोज को, किस तरह पेपर्स को, जो प्रिंट मीडिया है उसको किस तरह। लेकिन जिस तरह जनरल साहब कह रहे थे कि वज़ीर इत्तलात या ये जो थी मुआवन खसूसी थी या और थे माजी में, इनका तो काम ही अपोजिशन को रगड़ा लगाना होता है, अपोजिशन को पिन पॉइंट करना होता है कि वो गलत थे, वो गलत थे। अब इन 2 सालों में तो हम मसलसल देख रहे हैं ना, PTI की हुकूमत ये नहीं कहती कि हमने ये किया, PTI की हुकूमत कहती है वो लूट गए, वो खा गए, वो भाग गए। कराचा साहब, अगर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बैठ के गालियां निकाले ऑपोजिशन को और उस पे ऑपोजिशन रिएक्ट करके आपको असेंबली में बिल पास करने ना दे, आपको बोलने नहीं दे, तो फिर देखे ना, ये तो आपकी गवर्नमेंट की कमजोरी है कि आप ऐसे नाअहल लोगों को लेकर आते हैं जो सिर्फ गालियां देने के लिए मतलब उनको लाया जाता है। आप देखें कि ये जो शहबाज गिल है उसको हटाया गया उसकी भी करतूतों की वजह से। चौधरी फवाद साहब भी जज्बाती हो जाते थे, उनको भी हटाया था इसी वजह से। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ये चाहेगा कि उसका स्पोक्समैन इस तरह हो कि वो ऑपोजिशन को गालियां निकाले और ऑपोजिशन पर रिएक्ट कर। देखे, ऑपोजिशन कमजोर नहीं है, पहले तो इस बात को
समझना 2 साल चाहिए में कि तो ये होता रहा है ना सरदार साहब, 2 साल पूरे होता रहा ये। वो गलती फिर उनके गले पड़ गई ना, जब 2 साल उन्होंने देखा ये होता रहा तो अब उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की है। अब आप फिरदौस आशिक अवान को मिला ले जनरल आसिम बाजवा से तो जमीन आसमान का फर्क है, दोनों की पॉलिसीज में बहुत तब्दीली आएगी, बहुत बड़ा फर्क है। तो ये फर्क लेकर आए ना, ये जो पहली तब्दीली है इस हुकूमत की, वो ये सबसे बड़ी तब्दीली है कि फिरदौस आशिक अवान की जगह जनरल आसिम बाजवा को लेकर आए। बहुत शुक्रिया सरदार नबील गबोल साहब, आपने वक्त निकाला। जनरल साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। चंद साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ ले आए। नादरीन, ये खुशाइंद बात है कि अपोजिशन के मुंह से ये बात आ रही है। सरदार नबील गबोल साहब एक बहुत बड़े लीडर हैं पीपल्स पार्टी के, वो कह रहे हैं कि ये मुस्बत चीज़ है कि कम अज़ कम हुकूमत ने रियलाइज़ किया है 2 साल के बाद कुछ ऐसे लोग लाए जाएं जो हुकूमत का चेहरा है, जो हुकूमत की ज़बान है, और जिनकी ज़बान से निकली हुई बात अगर मुस्बत है तो अपोजिशन की तरफ से भी मुस्बत बात आएगी, और अगर ये नेगेटिव बोलेंगे तो फिर रिएक्शन अपोजिशन का आएगा। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।